मेरा नाम प्राची है। मेरे सास ससुर के सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक मेरे पति थे। छोटा यानी मेरा देवर आकाश था। मेरी शादी को अभी 1 साल ही गुजरा था कि मेरे देवर ने एक दूसरे मुल्क में रहते हुए ही एक लड़की से शादी कर ली। इस बात पर हमारे परिवार में बहुत ड्रामा हुआ कि उसने किसी को बताए बिना ही वहाँ पर लड़की भी पसंद कर ली और उससे शादी भी कर ली। जब भी कहते कि वापस क्यों नहीं आते तो कहता था कि काम बहुत ज़्यादा है। वह एक होटल में काम करता था, उसके बिना कौन सा होटल बंद हो जाता। जितने मुँह उतनी बातें। वक्त गुजरता गया, फिर उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसकी फ़ोटो उसने व्हाट्सएप पर भेजी थी, लेकिन फिर भी वह वापस नहीं आ रहा था। हमारे घर में हर टाइम यही बातें होती रहती कि इतने साल गुजर गए, यहाँ तक कि उसकी बेटी 15 साल की हो गई। फिर उसने अचानक कहा कि अब हम लोग इंडिया आ रहे हैं। मेरी सास तो गुस्से में थी, लेकिन बेटे की वापसी के बारे में सुनकर माँ का दिल भर आया। आखिर माँ तो माँ होती है। जब वह लोग वापस आए तो आकाश को देखकर सब हैरान हो गए। जब गया था तो बिल्कुल जवान और खूबसूरत था और ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी के बहुत बहारें देखकर बुरा हो गया है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा जवान थी और खूबसूरत भी, जबकि वह 15 साल की बच्ची की माँ भी बन चुकी थी। इतनी खूबसूरत थी और देखने में बहुत ज़्यादा जवान लगती थी। उसका कद बहुत लंबा था। उसने पैंट शर्ट पहने थे। सब कह रहे थे कि बाहर के देश से आई है तो इसी तरह के कपड़े पहनेगी। अपनी देवरानी को देखकर तो मैं जलकर राख हो गई थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई नफ़रत नहीं थी, लेकिन वह इस कदर खूबसूरत और एक बच्ची की माँ भी थी, लेकिन फिर भी इतनी प्यारी लगती थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा हाल तो पहले ही बेटे में ऐसा हो गया था जैसे 2 नहीं 10 बच्चे पैदा कर लिए हों। खैर वह अच्छी थी और उसके साथ मेरी बातचीत भी अच्छी चल रही थी। उनको कमरा दे दिया गया और मेरे देवर ने कहा कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। मेरी सास ने बाद में उनको मीठी मीठी ताने देने शुरू किए। सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार दिए और अब यहाँ पर आ गया है। वह साल तो वापस नहीं आएंगे जो हमने तेरी जुदाई में गुजारे हैं। तुमने शादी कर ली और अपनी पोती को अब देख रहे हैं जब वह जवान हो गई है। 2-3 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी। हमने तो उसके साथ वक्त ही नहीं गुजारा, मगर मेरे देवर के पास हर सवाल का एक ही जवाब होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, काम छोड़कर नहीं आ सकता था। मेरी सास ने गुस्से में कह दिया कि वेटर बना फिरता है वहाँ पर। वेटर का ऐसा कौन सा काम होता है जिसे तू छोड़कर नहीं आ सकता था। देवर को भी गुस्सा आ गया कि अब वापस आ गया हूँ तो क्या बातें ही सुनाओगी, कहती हो तो वापस चला जाता हूँ। फिर उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने माफ़ कर दिया। वह भी घर में सुकून से रहने लगे। घर बहुत बड़ा था। मेरा देवर यूँ तो वेटर था, लेकिन वह हमेशा बहुत ज़्यादा पैसे भेजता करता था। उसके वहाँ होते हुए ही हम लोगों ने घर बनाया था। उस घर में उसका हिस्सा भी था, लेकिन हम लोग सब खुशी से रहने लगे। फिर मैंने घर में अजीब व गरीब बातें नोट की कि जैसे कि मेरी देवरानी कभी भी रात का खाना हम सबके साथ नहीं खाती थी। जब देवर से पूछते थे कि क्या बात है, वह कहाँ पर है, तो उसको खाना नहीं खाना क्या, तो वह कहता था कि अपने कमरे में ही खाना खा लेगी। मेरी सास कहती कि भला यह क्या बात हुई, क्या कोई नई नवेली दुल्हन है, उसकी शादी को 17 साल हो चुके हैं, हमारे साथ बैठकर खाना खा लेगी तो क्या हो जाएगा। पर मेरा देवर पता नहीं छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा हो जाता था। कहता था कि उसे इस माहौल की आदत नहीं है। तो वह भी हिंदू थी और उसके माँ बाप भी इंडिया के थे, लेकिन शायद बाहर के माहौल को कुछ ज्यादा ही उसने सर पर सवार कर लिया था। मगर फिर एक दिन यह पता नहीं कि मेरी देवरानी रात को घर पर नहीं होती थी, क्योंकि मैं एक दिन उसके कमरे में कुछ लेने गई थी तो वह वहाँ पर नहीं थी। उसकी बेटी से पूछा तो उसने डर कर कहा कि मम्मा बाथरूम में है, पर जाते जाते मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, बाथरूम में कोई भी नहीं था। यानी रात होते ही मेरा देवर अपनी पत्नी को कहीं गायब कर देता था।
और अभी उनको इंडिया आए हुए 1 महीना ही हुआ था। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसका कोई कारोबार नहीं था। जब बाहर से लोग आते हैं उनके पास पैसे होते थे हैं, लेकिन पैसे खत्म होने में देर कितनी लगती है। बाहर देश से आकर उन्होंने अपने कमरे के लिए भी काफी सारी चीजें खरीदी थी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। एक दिन सुबह सुबह मेरा पति और सास बैठे बातें कर रहे थे कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पहले तो हर महीना भर का सौदा एक साथ ले आते थे, अब तो लगता है कि एक हफ्ते का सौदा ही लेना पड़ेगा। जब तक हफ्ता गुजर जाएगा फिर बाद में देखेंगे। तो मेरे देवर ने कहा कि महीनों का सौदा ही लेना। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो मेरे देवर ने उनके सामने पैसों का ढेर लगा दिया और कहा कि 1 नहीं 2 महीने का सौदा लेकर आओ। मैं हैरान थी कि यह लोग बाहर से आए थे और यहाँ आकर खर्च भी बहुत कर चुके थे, लेकिन अभी भी उनके पास इतने पैसे कैसे बच सकते थे। बाहर से तो और भी लोग आते हैं, उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते। कौन सा यह लोग अमेरिका में थे या तो दुबई में थे, वहाँ की करेंसी में इतनी ताकत तो नहीं होती, डॉलर कमाकर तो नहीं लाई थी। तो क्या किया जा सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी देवरानी रोज रात को कहाँ जाती थी। एक दिन तो मैं यह देखकर हैरान ही रह गई। मेरी देवरानी के पास दुल्हन का जोड़ा था जिसको वह अलमारी से निकालकर प्रेस कर रही थी। रात के 8 बजे का वक्त था। उसको दुल्हन बनकर क्या करना था। फिर मैंने सोचा शायद अपने पति के लिए दुल्हन बन रही होगी, लेकिन वह दुल्हन बनकर वहाँ से गायब हो गई थी और घर में कहीं भी नजर नहीं आई। फिर मैंने कोई बहाना बनाकर उसके कमरे में गई। इस बार भी उसकी बेटी ने कहा कि मम्मा बाथरूम में है, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह झूठ बोल रही थी। मेरी देवरानी रात को दुल्हन बनकर कहाँ गई थी। यह क्या हो रहा था। उनके पास इतने सारे पैसे थे। मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि यह सारे पैसे मेरी देवरानी कमा रही है और औरत इतने सारे पैसे सही तरीके से कमा ही नहीं सकती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करती होगी। एक दिन देवरानी किचन में खड़ी थी और मुझे कहा कि मेरी बेटी के लिए भी बर्गर बना दो, तो उसे बहुत पसंद है। मैंने कहा कि खुद बना लो, मुझे देर हो रही है, सामान यही रखा है। उसने कहा कि मुझे बनाना नहीं आता। मैंने कहा कि क्या मतलब। तो उसने कहा कि मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। वह बड़ी आराम से यह सारी बातें कर रही थी। इसके अलावा भी उसे घर का कोई काम नहीं आता था। उसे अपनी बेटी के बाल तक बनाने नहीं आते थे। उसकी बेटी मेरे पास आ जाती थी। मेरी भी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहने लगी कि आप मेरे बहुत प्यारे बाल बनाती हैं। आप मेरे बाल बनाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी महल की प्रिंसेस जैसी लगती हूँ। मेरी मम्मा को इतने प्यारे बाल बनाने नहीं आते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मा रोज रात को कहाँ जाती है। तो कहने लगी कि पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। एक तो इस अजीब सी जगह पर आ गए हैं। मेरी यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, पर मम्मा कहती है कि हम यहाँ से बहुत जल्दी ही वापस चले जाएंगे, 2-4 महीने ही लगेंगे। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो कहा था कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि 2-4 महीने का काम है, उसके बाद वापस चले जाएंगे। ऐसा उन लोगों के यहाँ काम था। मेरा देवर तो सारा दिन घर पर ही बैठा रहता था, झूठ बोलता रहता कि मेरा कारोबार है। मैंने बातों बातों में यह बात अपनी सास को बता दी और मेरी सास ने अपने घर में शोर मचा दिया। मुझे पता था कि वह यही करेंगी। मैंने जानबूझकर उनको यह बात बताई थी। मेरी सास ने फिर से अपने बेटे से झगड़ा शुरू कर दिया कि 18 साल बाद शक्ल दिखा रहा है और अब भी यही कह रहा है कि 4 महीने बाद वापस चला जाएगा। विदेश में कौन है तेरा? तूने तो कहा था कि लड़की के माँ बाप नहीं है, तो फिर यह तुझको वहाँ पर ले जाकर क्या करना चाहती है? क्या वह कोई काम करती है? तो मेरे देवर ने कहा कि नहीं, यह कोई काम नहीं करती। तो फिर उसने ऐसा क्या किया है कि तू पागल हुआ जा रहा है? तेरे बहन भाई यहाँ पर है, तेरी माँ यहाँ पर है और तू हमें छोड़कर जाना चाहता है। लोगों के आगे से बर्तन उठा उठा कर थका नहीं है तू, जो फिर से वहाँ जा रहा है।
मेरे देवर को पता नहीं क्या हो गया था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम रहा था। उसने कहा कि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं वापस जाऊं, यह मेरी अपनी मर्जी है। और मैंने पहले आपको यह बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हम लोग जितने दिन यहाँ पर हैं हमें तुम चैन से रहने नहीं देते। पता नहीं यह दोनों पति पत्नी यहाँ से क्यों जाना चाहते थे और यह कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहे थे। मेरी देवरानी रोज रात को घर से गायब हो जाती थी और एक दिन तो मुझे इस बात का यकीन हो गया। हम सब लोग बहुत ही सुकून से सो रहे थे। अचानक बहुत तेज भूकंप आया। सब लोग घर से बाहर निकल आए और रोड पर आ गए, लेकिन मेरी देवरानी बाहर नहीं आई। मेरी सास ने अपने बेटे को कहा कि बहू को भी बाहर लेकर आओ, उसे क्या अंदर मरने के लिए छोड़ रखा है। अगर उसे कुछ हो गया तो कहीं उस पर छत गिर गई तो। पहले तो मेरे देवर के पास कोई जवाब नहीं था, फिर कहने लगा कि वह गहरी नींद में सो रही है। यह क्या बात हुई, तो खुद बाहर आ गया है और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ आया है। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है बहू से जो उसको मौत के मुंह में छोड़कर आया है। मेरा देवर ऐसे खड़ा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। मेरी सास ने मेरे पति को कहा कि जाओ तुम छोटी बहू को बाहर बुला कर लाओ। मेरा पति जाने लगा तो उन्होंने कहा कि रहने दो, बस भूकंप रुक गया, आप लोग भी अंदर चलिए। इस तरह तो होता ही रहता है, कहीं नहीं घर टूटता। हम सब हैरान थे कि उसको अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं थी। इतना तेज भूकंप था कि सारा मोहल्ला बाहर आ गया और वह यह अपनी पत्नी को अंदर छोड़कर आया। उस पत्नी को जिससे उसने पसंद की शादी की थी और जिसके लिए हम सबकी बात नहीं मानता था। मैं समझ गई थी कि यह झूठ बोल रहा है। उसकी पत्नी घर में नहीं थी। अगर उसकी पत्नी घर में होती तो यह कभी भी उसको छोड़कर बाहर नहीं आता। मेरे पति से पसंद की शादी नहीं हुई थी। हम लोग झगड़ा भी बहुत करते थे, लेकिन हम एक दूसरे को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। फिर भी मेरा पति कभी मुझे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आता। तो मुझे मेरे देवर के कमरे से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई लड़की रो रही थी। यह तो आपकी बेटी की आवाज थी। अंदर चली गई कि ऊपर वाला रहम करे। क्या हो गया? मैंने देखा कि वह छोटी सी बच्ची बेचारी रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? तो कहने लगी मम्मा नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा को किसी का फोन आया था, वह फोन को सुनते सुनते बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, वहाँ तुम्हारे भाई भी हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? तो उसके मुंह से निकल गया कि मेरी मम्मी तो मिशन पर गई है। मैंने कहा क्या मतलब गई है? मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वैसे भी उसे किसी बात का पता नहीं था। सारी जिंदगी वह तो बाहर के देश में रही थी। यहाँ आकर उसका दिल बहुत परेशान रहता था और वह वापस जाना चाहती थी। कहने लगी कि वह इसी घर में मिशन पर गई है। साथ वाले कमरे में मैं हैरान हो गई, क्योंकि साथ वाला कमरा तो मेरे ससुर का था और वह इस दुनिया से जा चुके थे। इसलिए मेरी सास भी अब दूसरे कमरे में सोया करती थी। यह कमरा तो काफी सालों से बंद था। फिर वहाँ पर मेरी देवरानी क्या कर रही थी? मैंने उस बच्ची को अपने बेटों के कमरे में भेज दिया। वैसे भी वह उस टाइम बैठे कोई वीडियो गेम खेल रहे थे। सोचा कि उसका भी दिल बहल जाएगा और खुद ससुर के कमरे की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो हैरान हो गई, उसका दरवाजा खुला हुआ था, जबकि यहाँ पर तो हम लोग ताला लगाते थे। घर का कोई फालतू सामान भी यहाँ रख देते थे। मेरी सास भी कहती थी कि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरा उस कमरे में रहने का दिल नहीं करता, उनकी याद सताती है। वह दूसरे कमरे में रहती, लेकिन जब मैंने उस कमरे की खिड़की से झाँक कर देखा तो मैं हैरान रह गई। अंदर तो मेरे ससुर जैसा ही कोई इंसान खड़ा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए मुझे उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके सफेद बाल थे। उसने पैंट शर्ट पहन रखा था। एक पल को तो ऐसा लगा कि मेरे ससुर ही खड़े हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह इस दुनिया में नहीं थे। मेरी देवरानी भी वहीं खड़ी थी और वह दोनों आपस में इस तरह बात कर रहे थे कि जैसे कोई बड़ी ही जरूरी बात कर रही हो।
मैं भी कमरे में अंदर चली गई और वह मुझे देखकर घबरा गई। मैंने कहा कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो? पता नहीं कौन था, सामने से इंग्लिश बोलने लगा। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। उसने मेरी देवरानी से इंग्लिश में कोई बात की और वहाँ से भाग गया, लेकिन मेरी देवरानी ने उसे हाथ से इशारा करके भागने से रोक लिया। मैंने कहा कि कौन हो तुम और इस टाइम हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है और अंदर किस तरह आई हो तुम? मैं बोलती रही तो मेरी देवरानी ने आकर मुझे रोका। बस कर दो भाभी, क्या हो गया है आपको? मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? क्या थोड़ी शर्म है तुम में? रात के इस वक्त तुम इस बंद कमरे में गैर आदमी के साथ अकेले में क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर और कौन है यहाँ? मेरी देवरानी ने अपना सर पकड़ लिया और फिर उसने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं इंडियन गवर्नमेंट की एक जासूस हूँ और यही काम करती हूँ, मगर किसी को यह बात पता नहीं है। आपके देवर ने मुझसे भले ही मोहब्बत से शादी की है, लेकिन इसके लिए मैं अपना काम, अपना फर्ज तो कुर्बान नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं वहीं पर रही। मैं अभी इंडिया वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि मेरा काम ही इस तरह का था। फिर मुझे यहाँ का एक प्रोजेक्ट मिल गया जो बहुत गंभीर था। मैंने अपने पति से कहा कि इंडिया चलते हैं, तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेंगे, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे जासूसी करने रात को ही जाना पड़ता है। मैं अलग अलग भेष बदल कर जाती हूँ। एक बार तो मुझे शादी के जोड़े में जाना पड़ा था, इसलिए मैं दुल्हन के जोड़े में गई थी ताकि कोई मुझे पहचान न पाए। मुझे पता था कि उस दिन भी आपने मुझे देख लिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आप इस तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगी। जासूसी की फील्ड में काम पूरा होने पर गवर्नमेंट हमें सैलरी के साथ साथ इनाम की रकम भी देती है, इसलिए हमें कभी पैसों की कमी नहीं होती। आपका देवर बहुत अच्छा है, मेरे काम में मेरा साथ देता है। मेरे फर्ज को निभाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी। वह वहाँ पर कोई खास काम नहीं करते, उनका बस छोटा मोटा कारोबार है। सच कहूँ तो वह वहाँ पर बस मेरे लिए रहते थे क्योंकि मैं वह इलाका छोड़ नहीं सकती थी। आप मुझे मेरा फर्ज निभाने दें, मेरे फर्ज के रास्ते से मत आओ। बस आप यह समझें कि हम लोग जागते हैं तो आप लोग सुकून से सोते हैं, ऐसा ही हमारा काम है। मुझे अपनी देवरानी पर बहुत फख्र था कि वह इतना अच्छा काम करती है। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आइंदा तुम्हारे मामले में नहीं बोलूँगी और अगर तुम कहीं गई होंगी तो पीछे से सारा मामला भी संभाल लिया करूँगी। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम बहुत बहादुर हो। तभी तो वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि उसका काम ऐसा था, उसे अपने आप को बहुत ही खूबसूरत और फिट रखना होता था। इसके बाद मैं उसके काम के बीच में नहीं बोली। कुछ दिनों बाद उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उन्हें फिर से दुबई वापस जाना पड़ा। तब तक मैंने भी अपनी सास को समझाया कि उनको जाने दें, उनकी अपनी जिंदगी है। फिर वह लोग वापस चले गए, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम अब वह अपनी फैमिली से तो मिलने आते रहते हैं। कभी कभी शक इंसान को कहां से कहां ले जाता है और कभी सोचती हूँ तो खुद पर शर्मिंदगी होती है कि मैं कैसे उनके पीछे पड़ गई थी और न जाने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया था। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, उसने मुझे फौरन माफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने भी यह आदत छोड़ दी। अब मैं किसी के मामले में नहीं बोलती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।